ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। अभी तक हम क्या कर चुके हैं? बेसिकली हमने जो कोर होती है कंप्यूटिंग सिस्टम्स की, उस पर हमने बात कर ली है। यानी इंफॉर्मेशन डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे मैनिपुलेट होता है, नंबर सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बात कर चुके हैं। फिर किस तरीके से ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए गेट बनाए जाते हैं और गेट को इस्तेमाल करते हुए एक्चुअल सर्किट इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और आपका कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम है, उसके बेस पे जो चीज़ रन कर रही होती है वो एक सर्किट होता है। ठीक है। उसके बाद हम थोड़े ब्रॉड लेवल पे गए थे और हमने बात की थी कि आपका मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। यानी उसमें इनपुट आउटपुट आ जाती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी आती है, सेकेंडरी स्टोरेज आ जाती है। ठीक है। और उसमें एक प्रोसेसर आ जाता है जो कि उस सारे डेटा को मैनिपुलेट कर रहा होता है या एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और उसके बाद आपके यहाँ तो सेकेंडरी स्टोरेज है जिसमें डेटा स्टोर हो जाएगा, या फिर आपका आउटपुट डिवाइस होता है जिसके अंदर आउटपुट चली जाती है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर साइड पे आना शुरू हो गया। सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। तो आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी कंप्यूटर की हार्डवेयर है, उस सारे को मैनेज करने के लिए, यूज करने के लिए, रन करने के लिए आपको जो प्रोग्राम चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दो किस्म की होती हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि एक एंड यूजर की जो स्पेसिफिक नीड होती है उसको एड्रेस करती है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई असाइनमेंट करनी है, उसके लिए आपको एक वर्ड प्रोसेसर चाहिए, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया फॉर एग्जांपल, या गूगल डॉक होगी जिसके ऊपर आप उस असाइनमेंट को टाइप कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन आपकी गेमिंग है। यानी अगर आपको कोई गेम खेलने का शौक है, पबजी है, काउंटर स्ट्राइक है, डोटा है, तो वह एप्लीकेशन है जो कि एंड यूजर जिसमें इंटरेस्टेड होता है। फिर आपकी दुकानों पे आप जाएंगे तो उन दुकान में जो भी इन्वेंट्री होती है, जो चीज़ें पड़ी होती हैं, उसको मैनेज करने के लिए आपका सिस्टम होता है। फिर ऑटोमोबाइल डायग्नोस्टिक प्रोग्राम, की गाड़ी के अंदर कोई मसला तो नहीं हो गया। सो मच हो कि आपका जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम होता है, उसके लिए भी एक प्रोग्राम लिखा जाता है। यानी आपने गाइड करना है कि मिसाइल जो है एक जगह से अपनी डेस्टिनेशन तक ही जाए, बीच में कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो उस सारी फ्लाइट को मैनेज करने के लिए आपका एक पूरे का पूरा एप्लीकेशन होती है, प्रोग्राम होता है। ठीक है। तो ये तो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गई। दूसरी जो कैटेगरी है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो कि एज सच एंड यूजर को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करते हैं, पर एंड यूजर जो एप्लीकेशन रन करना चाहता है उसको पॉसिबल बनाने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होती है। ठीक है। यानी इसमें आपका हार्डवेयर जो है उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपने एक गेम खेलनी है तो स्क्रीन के ऊपर वो चीज नजर आनी चाहिए। अब वो स्क्रीन के ऊपर कैसे नजर आती है, कौन सी एप्लीकेशन है जो स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करेगी, उसमें ऐसा आप इंटरेस्टेड नहीं है। यानी वो कोई एनवीडिया की सॉफ्टवेयर हो या फिर वो और कौन से इंटेल की हो या एएमडी की हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क क्या पड़ता है कि एज लॉन्ग एज स्क्रीन के ऊपर चीज ड्रॉ हो रही है, आई एम गुड, आई एम हैप्पी। आप इंटरेस्टेड हैं कि आप जो गेम खेलना चाहते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, वो आपका सही से होना चाहिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन को इनेबल करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। ये वो टूल्स हैं या वो प्रोग्राम्स हैं या वो इन्वायरमेंट है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन किया जा सकता है। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट। ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एनी आइडियाज? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कोई बताएगा? सर जैसे विंडोज वगैरह। हाँ जी, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ओएस एक्स हो गया। ठीक है।
रास्पबेरी पाई अगर इस्तेमाल किया आपने कभी, तो उसके अंदर रास्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ये होते क्या हैं, ये करते क्या हैं? सर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को को ऑपरेट करवाते हैं। सर जो सॉफ्टवेयर को चलाने में वो मतलब मदद देते हैं। सॉफ्टवेयर रन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और दूसरा कोई और कुछ बोल रहा था, कौन बोल रहे थे? आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑलराइट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर की सारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है। रिसोर्सेज में आपकी मेमोरी आ गई, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ गए, ठीक है। तो कौन सी एप्लीकेशन जो है रैम का, मेमोरी का कौन सा एड्रेस इस्तेमाल कर रही है, जहां पर आपने स्क्रीन के ऊपर कुछ आउटपुट करना है, तो किस एप्लीकेशन का डेटा आउटपुट हो रहा होगा, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी मशीन को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आम यूजर जो है वो अपने कंप्यूटर के साथ इंटरएक्ट कर सकता है। यानी अगर आप विंडोज देखें तो विंडोज आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है? आपको फाइल क्रिएट करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए, फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करने के लिए आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। फिर हार्ड डिस्क अगर मैसअप हो गई है, ठीक है, तो उसको साफ करने के लिए वो आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली एक इंटरफेस है जिसको इस्तेमाल करते हुए एक इंसान जो है अपनी मशीन को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और आखिरी बात कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है, एप्लीकेशन जो है, उस एप्लीकेशन को जो जो रिसोर्स चाहिए कंप्यूटर की, जो जो हार्डवेयर एक्सेस करनी है, उस सारे को एक्सेस करने के लिए आपका जो एप्लीकेशन होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उस हार्डवेयर को एक्सेस करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में आप समझ लें एक गेट भी है कि किसको क्या एक्सेस करने देनी है, किसको रोक लेना है, किसको कितनी रिसोर्सेज देनी है, किसको नहीं देनी, ये सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। अगला एक कॉन्सेप्ट आ जाता है बूटिंग का। तो क्लास बूटिंग का क्या मतलब है? ये बूट, रीबूट, ये लफ्ज आपने काफी इस्तेमाल किए होंगे। तो बूट का बेसिकली मतलब होता है कि आपकी एक मशीन है जो को स्विच ऑफ होती है। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस पूरी हार्डवेयर का कंट्रोल ले लेता है। तो इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं कि पूरी जो हार्डवेयर है, यानी रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, इन सारों का कंट्रोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हाथ में ले लेता है। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। और इसका तरीका क्या होता है कि हार्डवेयर जो है, आपके कंप्यूटर में एक रोम होती है जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रोम वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। अच्छा, पहला सवाल तो ये कि रोम के अंदर क्यों इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है, रैम के अंदर क्यों नहीं पड़ी होती? एनी आइडियाज? हाँ जी, हम बूटिंग के लिए इंस्ट्रक्शन है वो रोम में क्यों रखते हैं? हाँ जी, सर रैम रैम में तो शॉर्ट टर्म टेम्पररी मेमोरी होती है, टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। या हमजा सुहेल आप बात करते हैं, क्या कह रहे हैं हमजा? रैम में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट, ठीक है। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का क्या मतलब है कि जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑफ करते हैं तो रैम खाली हो जाती है। तो इसलिए आपने, आपका जो बूटिंग का पूरा सीक्वेंस है, जो पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो अगर रैम में पड़ी होती है और आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया है तो फिर तो वो खाली हो जाएगा। अब दोबारा स्विच ऑफ करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन गुम गई होंगी। तो टू मेक श्योर कि वो इंस्ट्रक्शन हमेशा कायम रहे, वो रोम के अंदर पड़ी होती है। जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रोम से वो इंस्ट्रक्शन लेके आता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। और उसमें होता क्या, इंस्ट्रक्शन में होता क्या है? बेसिकली इंस्ट्रक्शन का काम होता है कि हार्ड डिस्क में जिस जगह पे आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड पड़ा हुआ है वो उसे वहां से उठा के मेन मेमोरी में कॉपी करेगा, ठीक है।
और एक दफा ये हो, यानी आपके जो बूटिंग इंस्ट्रक्शन होती है उन्हें पता होता है कि डिस्क में कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है और उसे कॉपी करके रैम में कहाँ पे लेके आना है। और एक दफा ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे कॉपी हो जाते हैं रैम में, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जीक्यूशन रैम से स्टार्ट हो जाती है। और वो जो हमने तरीका किया था वो फेच एग्जीक्यूट साइकिल, उस तरीके से आपका फिर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एनी क्वेश्चन? ये बूटिंग होती है। एनी क्वेश्चन? सर रूट क्या होता है? जो मतलब वो एक सॉफ्टवेयर भी है ना, किंग रूट। क्या? सर रूट जो है एक सॉफ्टवेयर भी है ना, एक किंग रूट, जैसे हम मोबाइल को करते हैं। या मुझे उसका आइडिया रूट। नहीं है, मैंने उस सॉफ्टवेयर का नहीं देखा हुआ, मैं चेक करके आपसे बात कर सकता हूँ उस पर। ठीक है, पर वैसे बूटिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना, और रॉम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है उनका मकसद क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जी सर। ठीक है, ये क्लियर है। बाकी आप जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो फिर वी कैन डिस्कस दिस ऑफलाइन, क्यों क्या कर रही होती है। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग ऑन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन रोल होता है, अगर आप उसे समराइज करना चाहें तो मेन रोल होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको एक अच्छे तरीके से शेयर करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से शेयर करने का क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारी की सारी रिसोर्सेज किसी एक प्रोग्राम को दे दे और बाकी सारों को इग्नोर कर दें, तो वो शेयरिंग जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक प्रोग्राम तो रन करेगा, बाकी सारे जो है वो कभी रन नहीं करेंगे। तो शेयरिंग नाइसी का मतलब होता है कि एक मुनसिफाना अंदाज में, एक फेयर तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं कि हर एप्लीकेशन को, हर सॉफ्टवेयर को, हर प्रोग्राम को थोड़े थोड़े टाइम के लिए रिसोर्सेज देता है, उसके बाद वो रिसोर्स थोड़े टाइम के लिए किसी और को दे देता है, और इस तरीके से सारे प्रोग्राम की बारी आ जाती है। यानी आप इसका ये एग्जांपल ले लें कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मेरे पास 10 स्टूडेंट आए हैं और मैं एक स्टूडेंट के सवालों का जवाब दे ही जा रहा हूँ, बाकी सारों को इग्नोर कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि एक का तो काम हो जाएगा, बाकी सारों का नुकसान हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं पहले एक स्टूडेंट के सवाल का जवाब दूं, फिर अगले स्टूडेंट के सवाल का जवाब दूं, फिर उससे अगले के, और इवेंचुअली जो पहला वाला स्टूडेंट था, जब बाकी सारों को जवाब मिल गए तो फिर दोबारा पहले वाले के पास आ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके की डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं शेयरिंग करने के लिए, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शेयर कैसे कर रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आ जाता है, मेमोरी, डिस्क, इनपुट आउटपुट, या वैसे इन जनरल कोई भी इनपुट आउटपुट करनी है आपने, कोई स्क्रीन के ऊपर इनपुट आउटपुट है, स्पीकर में इनपुट आउटपुट है, माउस है, कीबोर्ड है। ठीक है, तो इन सारों को मैनेज करना, फिर सीपीयू एक और रिसोर्स है। यानी क्लास देखें, एक अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक प्रोसेसर लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोग्राम रन कर सकता है, क्योंकि उस प्रोसेसर में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक ही प्रोग्राम काउंटर होगा। तो अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन रन करनी है तो फिर कौन सी एप्लीकेशन को सीपीयू रन कर रहा होगा और कितनी देर तक रन करेगा, तो ये सारा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो रिसोर्सेज में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि आपकी रैम में, मेन मेमोरी में सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं पड़ा होता। अभी भी अगर आप अपना कोई टास्क मैनेजर खोल के देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि एट एनी गिवन टाइम आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक प्रोग्राम भी रन कर रहा होता है, कोई 30, 40, 50 आपके प्रोग्राम या प्रोसेसेस रन कर रही होती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है कि वो सारे के सारे रैम के अंदर पड़े होते हैं एक ही वक्त पे, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली डिसाइड कर रहा होता है कि इनमें से किस को आपने सीपीयू में, किस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में ले जाके एग्जीक्यूट करना है, और उसके बाद अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो इसी प्रोग्राम की होगी या रैम के अंदर कोई और प्रोग्राम पड़ा हुआ है उसकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ये सारा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। याद रखें कि आपकी रैम में जितने मर्जी प्रोग्राम पड़े हों, एट एनी गिवन टाइम उनमें से सिर्फ एक प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बेशक हो, पर होगा एक ही प्रोग्राम,
उसके बाद फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकता है कि अब मैं इसे रोक के थोड़ी देर के लिए किसी और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो वो भी रैम के अंदर ही पड़ा होगा। तो ये जो टेक्निक है इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं कि आपका एक वक्त पे रैम में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं और उनमें से किसी भी एक को रन किया जा सकता है, ठीक है। और मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, वो बेसिकली प्रोसेस है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है कि रैम में कितने प्रोग्राम पड़े हुए हैं और किस किस लोकेशन पे है, ताकि उसे पता हो कि अगला जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वो रैम के किस एड्रेस पे जाके इंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो ये सारा भी जो है मेमोरी मैनेजमेंट कहलाते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनी क्वेश्चन क्लास? सर मल्टी प्रोग्रामिंग में किस तरह के प्रोग्राम आ जाते हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह के मतलब कैसे कैसे प्रोग्राम आ जाते हैं? मतलब एक तो नहीं होते, आपने बोला ना कि 40-50 प्रोग्राम होते हैं, तो 40-50 प्रोग्राम किस तरह के होते हैं? वे एप्लीकेशन वगैरह होती ओके, ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि बाकियों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इससे। ठीक है, तो क्लास देखें मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है। आप में से आपके पास अगर कंप्यूटर, आप कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप पे बैठे हुए हैं तो एक काम करें और टास्क मैनेजर खोलें। टास्क मैनेजर खोलना आता है आप में से किसी को? यस सर। यार आप अपना टास्क मैनेजर खोल के मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या नाम नजर आ रहे हैं आपको? सर इसमें वो होता है ऑप्शन प्रोसेस जिसमें बता रहे होते हैं कौन कौन सी आपकी सॉफ्टवेयर्स हैं रन कर रहे होते हैं। से कोई भी नाम आप पहली लाइन से शुरू करके 10 नाम बोलने शुरू कर दें, कर सकते हैं ये? सर मैं तो मोबाइल पे देख रहा हूँ बेसिकली लेक्चर। तो जिसके पास डेस्कटॉप है वो जवाब दे सकते हैं मेरे सवाल का कि नहीं? क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में मुझे एक्सेस नहीं है। कोई जवाब दे सकते हैं तो दे दे। ठीक है क्लास, फिर आप खुद ही देख लेना। आपका जो टास्क मैनेजर देख लेना, उसके अंदर एक प्रोग्राम नहीं होता, उसमें कई प्रोग्राम होते हैं। यानी अगर आप कुछ ब्राउजर खोला हुआ है, फायरफॉक्स खोला हुआ है, तो उसकी आपको नजर आ जाएगा नाम। क्रोम साथ खोला हुआ है तो वो भी नजर आ जाएगा। कोई गेम चल रही है तो वो भी नजर आ जाएगी, जूम का भी नाम होगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है तो वो भी आपको नजर आ रहा होगा। और उसके अलावा कई ऐसे नाम होंगे जो आप पहचान भी नहीं सकते। यानी कोई मेमोरी मैनेजमेंट का प्रोग्राम रन कर रहा होगा, कोई डिस्क मैनेजमेंट का कर रहा होगा, कोई सिस्टम का प्रोग्राम रन कर रहा होगा, तो वो आपको कोई 50-60 प्रोसेसेस नजर आएंगी। तो वो सारी जो होती है वो रैम के अंदर पड़ी होती हैं। वो हार्ड डिस्क से उनका कोड कॉपी होकर रैम में आता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन उन सारों को एग्जीक्यूट करता है। पर यह बात क्रिटिकल है कि वो सारी की सारी एक ही वक्त पे रन नहीं हो रही होती। आपको लगता है कि सारी एक वक्त पे रन हो रही है, पर इन रियलिटी प्रोसेसर एक है, तो उनमें से एक ही प्रोग्राम या एक ही प्रोसेस का कोड रन हो रहा होगा, बाकी सारे इंतजार कर रहे होंगे। पर होता ही है कि वो इतनी तेज स्पीड पे रन कर रहे होते हैं और उनके बीच में स्विचिंग इतनी तेज स्पीड पे होती है कि एज ए यूजर वो आपको फर्क ही नहीं पता चलता। यानी 50 के 50 में से सिर्फ एक ही रन कर रहा है और उसके बाद अगला रन करते हैं, उसके बाद उससे अगला करता है। पर ये स्विचिंग इतनी तेज स्पीड पे होती है कि आपको नजर नहीं आती। हाँ जी नाफिया। नाफिया न्याज, एनी क्वेश्चन? सर मैंने टास्क बार ओपन किया है तो उसमें आया है जूम मीटिंग है और एंटी मालवेयर सर्विस एग्जीक्यूटेबल बैकग्राउंड प्रोसेसेस में ये आया है। बैकग्राउंड प्रोसेस में नाम बताने शुरू करती है कुछ? यस सर। एप्लीकेशन फ्रेम होस्ट COM सरोगेट कोर्टना CTF लोडर DAX API इस तरह ठीक के है, नाम। थैंक यू, रुक जाए, थैंक यू। अब क्लास इन्होंने कुछ 3-4 नाम लिए, उनमें से किसी भी नाम की आपको समझ आई है कि क्या है? मुझे नहीं पता कि वो क्या है। हैं सर? दो। ठीक है ना, उससे पहले इन्होंने नाम लिया था कि जूम चल रहा है, उसकी आप सारों को समझ आ गई थी। ठीक है, थैंक यू नाफिया। तो बात यही मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रोग्राम आपके बहुत रन कर रहे होते हैं। कुछ तो एप्लीकेशन है जो कि आपको पता है, जूम, ब्राउजर वगैरह, और वो आपको देखते ही समझ आ जाती है कि कौन सा रन हो रहा है।
और बैकग्राउंड में आपकी एक्चुअल एप्लीकेशन को इनेबल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसेस और रन कर रहे होते हैं, और वो बाद में जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के इन्होंने नाम लिए थे वो आपको समझ भी नहीं आई थी क्या था, वो मुझे भी नहीं समझ आई थी कि वो क्या करते हैं, ठीक है। पर वही जो है वो आपके एक्चुअल एप्लीकेशन को, आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को इनेबल कर रहे होते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस रन कर रही होती हैं। और बाय द वे एक और तरीका होता है, अगर आपके कंप्यूटर की कभी परफॉर्मेंस खराब हो जाए ना, सर और आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। अगर आपको शक हो कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, तो एक एक्सक्यूज मी तरीका सर, ये होता है कि टास्क मैनेजर देखें और उसमें देखें कि कौन सी प्रोसेस बहुत ज्यादा रन कर रही है और उसके नाम की आपको समझ नहीं आ रही कि क्या है, यानी कोई 90% डिस्क यूजेज है या बहुत ज्यादा हाई मेमोरी यूजेज है और आप उस टास्क को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आप गूगल पे नाम डाल दें उसका, तो गूगल आपको बता देगा कि ये वायरस है कि नहीं है, ठीक है। तो खैर, तो ये हम थोड़ा सा डिविएट कर गए। तो मैं जो बात करना चाह रहा था कि आपको इस तरीके से आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस होती हैं जो कि रन कर रही होती हैं। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, अगले लेसन में हम थोड़ी ज्यादा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो एनी क्वेश्चन क्लास के, शुड वी मूव ऑन? ऑलराइट, अगला पॉइंट है कि प्रोसेस क्या होती है, जो कि मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल करी जा रहा हूं। तो बेसिकली कोई भी प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन में है, यानी एक प्रोग्राम आपकी हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, सारा कोड आपका हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, उससे आप प्रोग्राम तो कहेंगे, प्रोसेस नहीं कहेंगे। पर जब वो हार्ड डिस्क से कॉपी होता है रैम में और आपका प्रोसेसर जो है वो उसको आप एग्जीक्यूशन करता है उसकी, तो अब जो है आप उस चीज को प्रोसेस कहते हैं, और जो जो चीज एग्जीक्यूट हो रही है उस सारे को आप प्रोसेस कहेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, तो ट्रैक करना कि कौन सी प्रोसेस जो है वो इस वक्त एक्टिव है और कौन सी रैम में पड़ी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है। क्योंकि मैं फिर आपको कह दूं कि आपका अगर एक प्रोसेसर है तो उसका मतलब है सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एक प्रोग्राम काउंटर, तो उसका मतलब है कि सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है किसी एक ही एप्लीकेशन की। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होना चाहिए कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, और उसके बाद जो है अगली इंस्ट्रक्शन उसी प्रोसेस की होगी या किसी और प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। और ये जो मैंने बात की है इस चीज को सीपीयू स्केड्यूलिंग कहते हैं, कि रैम के अंदर जो आपकी मल्टीपल प्रोसेसेस पड़ी हुई हैं उनमें से एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है एक ही प्रोसेस की। तो सीपीयू स्केड्यूलिंग होती है कि डिसाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कि इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन सीपीयू को जाएगी और कौन सी एप्लीकेशन अपनी बारी का इंतजार करेगी, ठीक है। और कब सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो मैं फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिसाइड करते हैं कि अब इसी प्रोग्राम की, इसी प्रोसेस की अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है या फिर किसी और प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन को लेके आना है। तो ये सीपीयू स्केड्यूलिंग कहलाते हैं और ये हम आगे डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर्स में। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट देन, ठीक है। अगला जो पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है डेडलॉक का। डेडलॉक का क्या मतलब है कि लेट सपोज आपका दो, ये मैंने इंसान बना दिए हैं, लेट सपोज ये इंसान नहीं है, दो एप्लीकेशन है। एक एप्लीकेशन जो है उसके हाथ में रिसोर्स ए पड़ी हुई है और दूसरी एप्लीकेशन के हाथ में रिसोर्स बी पड़ी हुई है, ठीक है। मसला क्या है कि पहली एप्लीकेशन कहती है, पहली प्रोसेस कहती है कि मेरे पास रिसोर्स ए है, पर मुझे अपने आप को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स ए और बी दोनों चाहिए। ए मेरे पास है, बी नहीं है। दूसरी एप्लीकेशन जो प्रोसेस जो है वो कहती है कि मेरे पास रिसोर्स बी है, पर मुझे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स ए और बी दोनों चाहिए, पर मेरे पास सिर्फ बी है। अब मसला क्या है, एक प्रोसेस इंतजार कर रही है कि दूसरी प्रोसेस रिसोर्स बी को छोड़ दे, पर रिसोर्स बी कब छूटेगी? जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी उस प्रोसेस की। पर उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट कब होगी? जब उसे रिसोर्स ए मिलेगा।
पर रिसोर्स ए जो है वो किसी और एप्लीकेशन के हाथ में है और वो जो है रिसोर्स बी का इंतजार कर रही है। तो अब जो है इस सिनेरियो को डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक क्या हो रहा है कि जब तक ये रिसोर्स ए जो है इसे नहीं मिलेगी तब तक ये रिसोर्स फ्री नहीं होगी। और दूसरे एंड पे देखें कि जब तक ये रिसोर्स इसे नहीं मिलेगी तब तक ये फ्री नहीं होगा और इसको ये रिसोर्स चाहिए, इसको ये रिसोर्स चाहिए। अब दोनों इंतजार में बैठे हुए हैं। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके ख्याल में? क्लास प्रॉब्लम समझ आई है? इस चीज को डेडलॉक कहते हैं कि आपकी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो इस तरीके से ऑक्यूपाइड है कि आपको हर प्रोसेस, किसी एक प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक ऐसी रिसोर्स चाहिए जो कि किसी और के पास है, और वो दूसरी प्रोसेस जो है वो किसी और रिसोर्स का इंतजार कर रही है जो किसी और के पास है। ये बाय द वे लाजमी नहीं कि सिर्फ 2 प्रोसेस ही हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि 3 प्रोसेस ही हो। यानी ये इसका इंतजार कर रहा है, ये किसी और का इंतजार कर रहा है, और वो जो है वो इसका इंतजार कर रहा है। तो एक साइकिल सा बन गया डेडलॉक का। और जब तक इनमें से कोई एक रिसोर्स नहीं मिलती सारे फंसे हुए हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सर मल्टी प्रोसेसर जो है इस्तेमाल करने। यार ठीक है, मल्टी प्रोसेसर वाली बात ठीक है आपकी, पर अभी अज्यूम करें कि एक ही प्रोसेसर है, फिर क्या होगा? फिर क्या सोल्यूशन होगा? आपके ख्याल में कैसे मसला हल हो सकता है? कभी इंसानों में आपका डेडलॉक हुआ है? इंसानों में अगर फिर deadlock हुआ, हम तो आपने कैसे जो सॉल्व किया? रिसोर्स ए या बी इन दोनों में से किसी एक को रैम में डालेंगे ताकि जो दूसरा है वो उसको इनपुट कर सके। बेसिकली आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बात ये है कि इनमें से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनमें से किसी एक को बैक ऑफ करा देगा। बैक ऑफ का क्या मतलब है कि वो इन दोनों प्रोसेसेस में से किसी एक को कहेगा कि तुमने जो रिसोर्स ऑक्यूपाई की हुई है उसे छोड़ दो। लेट सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस रिसोर्स को फ्री कर देता है जबरदस्ती, कहते हैं कि यस तुमने ऑक्यूपाई की हुई थी पर मैंने जबरदस्ती उसे फ्री कर दिया। अब क्या होगा? जैसे रिसोर्स बी फ्री होगी, इस प्रोसेस को रिसोर्स बी मिल जाएगी, जैसे मिलेगी ए ऑलरेडी था, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या होगा? जैसी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो रिसोर्स ए भी फ्री हो जाएगी और रिसोर्स बी भी फ्री हो जाएगी। अब क्या होगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसे कह देता है कि तुम रिसोर्स ए और बी दोनों ले लो, वो दोनों को ले लेगा और आपकी एग्जीक्यूशन, इसकी भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ आई है? तो और बाय द वे डेडलॉक हर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता भी नहीं है, पर अगर कोई करता है तो उसका फिर तरीका यही होता है कि जिन प्रोसेसेस के बीच में डेडलॉक है उनमें से किसी एक को वो जबरदस्ती फारिग कर देता है, और जैसे ही वो फिर अपनी रिसोर्स छोड़ेगी प्रोसेस, तो उस रिसोर्स को बाकी प्रोसेसेस इस्तेमाल करके अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगी। अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो उनके पास जो जो रिसोर्सेज थी वो सारी फारिग हो जाएंगी, और वो रिसोर्सेज फारिग होंगी तो फिर जबरदस्ती जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे खामोश किया था, ठीक है, वो अब इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि रिसोर्सेज फ्री हो गए, तुम अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लो। एनी क्वेश्चन क्लास? सर ये डेडलॉक सर लगता है कैसे है? सर किन एप्लीकेशन जब कब लगता है ये? कब लगता है? सर जब हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके चांसेस कम होते हैं। ऑलराइट, ये रैम है, ये रैम है, ठीक है। लेट्स सपोज रिसोर्स ए जो है कोई डेटा है, आपने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो किया ही हुआ ना। लेट्स सपोज वो डेटा है, रैम की इस लोकेशन में ए की वैल्यू पड़ी हुई है और रैम की इस लोकेशन में बी की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब बात ये है कि इन दोनों में से रैम की लोकेशन को
कोई इकट्ठे दोनों नहीं एक्सेस कर सकते, इन दोनों में से कोई एक ही एक्सेस कर सकता है। तो लेट्स सपोज इसने ए को एक्सेस किया हुआ, लेट्स सपोज इसने बी को एक्सेस किया हुआ। ठीक है, समझ आ गई है? अब क्या हो रहा है, इसे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए बी वाली इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और बी को जो है अभी दूसरे ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो बी की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। सिमिलरली इसे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए एक ही इंफॉर्मेशन चाहिए, पर वो ऑक्यूपाइड है, दूसरी प्रोसेस है, तो आप दोनों फंस गए हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अगर ये जो है इनमें से एक बैक ऑफ कर जाते हैं, यानी ये कहते हैं कि ठीक है मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, दोनों को नहीं सॉरी, इसने सिर्फ बी को पकड़ा हुआ था, वो कहते हैं मैंने बी को छोड़ दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि प्रोसेस, पहली वाली प्रोसेस को पता लग गया है कि ये भी फ्री है, तो उसे एक्सेस करेगा, इसे ए और बी दोनों की वैल्यूज मिल गई हैं, ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। फिर क्या होगा कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो अब इन मेमोरी लोकेशन को वो छोड़ देगा। अब क्या होगा, अब दोनों फ्री हो गई हैं, तो ये ए को भी एक्सेस कर लेगा और ये बी को भी एक्सेस कर लेगा, इसे भी दोनों इंफॉर्मेशन मिल गई है, इसकी भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी और ये पूरा मसला खत्म हो गया। समझ आ गई यार आपको इस एग्जांपल से? जी सर, जी इसकी एग्जांपल क्या होगी? ये एग्जांपल ही मैंने दिया है यार, रैम की जगह को आपको एक्सेस करने की इजाजत नहीं थी अगर वो किसी और ने उसे ऑक्यूपाई किया हुआ है। समझ आ गई है? यस सर। और ये बाय द वे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स करेंगे तो इसका एक्चुअल आपको एग्जांपल करके दिखाया जाएगा। यानी यही वाला काम होगा कि मेमोरी लोकेशन में एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, उसे एक प्रोसेस पकड़ के बैठी हुई है, दूसरे वेरिएबल को दूसरी प्रोसेस पकड़ के बैठी हुई है और दोनों इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा वाला प्रोसेस जो है वो अपने वेरिएबल को छोड़े ताकि मैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूं। ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है डेडलॉक का। और आपका जो प्रोग्राम हैंग कर जाता है ना, कभी आपने देखे कि प्रोग्राम रन करते करते अब फंस जाता है, ना क्रैश कर रहा है ना आगे बढ़ रहा है, बस वो फंस गया उधर, तो वो बेसिकली ये चीज हुई होती है, ये डेडलॉक हुआ होता है कि वो रैम की किसी जगह को एक्सेस करना चाह रहे हैं जिसे किसी और ने एक्सेस पकड़ के बैठा हुआ है, तो अब वो दोनों आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये डेडलॉक होता है। तब फिर आप क्या करते हैं, आप पूरी एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। देखिए आपने, आप टास्क मैनेजर में जाके किसी एक को जो है क्लोज शट डाउन कर देते हैं, उससे क्या होता है कि वो शट डाउन होती है ना, तो दूसरी अगर कोई एप्लीकेशन फंसी हुई थी तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो फिर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बात की है। एनी क्वेश्चन, क्या आगे बढ़े? नो सर। ऑल राइट, मूविंग ऑन देन। अगला पॉइंट है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम्स का। ठीक है, तो पुराने जमाने में जो कंप्यूटर थे वो बैच प्रोसेसिंग होती थी। बैच का क्या मतलब है कि एक इंसान होता था, जितने यूजर थे वो उस ऑपरेटर के पास जाके उसे अपनी प्रोग्राम दे देते थे, और वो जो ह्यूमन ऑपरेटर था वो उन सारे प्रोग्राम्स को जो है इकट्ठे फीड कर देता था उस सिस्टम मशीन के अंदर। और ये इकट्ठे फीड करने को बेसिकली जॉब कहते थे, कि कलेक्शन है सारे प्रोग्राम्स की। ठीक है, अब होता क्या था कि वो जो ऑपरेटर होता था वो फैसला करता था कि इनमें से उसके पास जो जो रिक्वेस्ट आई है उनमें से किस किस प्रोग्राम को पहले रन करना है, किसको बाद में रन करना है, और किन को इकट्ठे करना है। और वो इस चीज पर डिपेंड करता था कि प्रायोरिटी क्या है। यानी ऑब्वियसली कोई रिसर्च ग्रुप में कोई कंप्यूटर है, तो अगर कोई रिसर्च हेड जो है उसने कोई काम भेजे तो उसकी ज्यादा अहमियत होती है कंपेयर टू कोई जूनियर साइंटिस्ट है। तो ये ऑपरेटर डिसाइड करते हैं कि किसकी प्रायोरिटी पहले है, और दूसरा वो डिसाइड करते हैं कि इनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिन्हें जैसे एक ही किस्म की चीज चाहिए तो उन्हें इकट्ठे रन कर देगा, उन्हें इकट्ठे ग्रुप कर देगा। और होता क्या था, वो इस तरह से ग्रुप बना बना के कंप्यूटर में फीड करता था, और फिर कंप्यूटर उस ग्रुप को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता था। यानी उस बैच में, उस ग्रुप में जितने भी प्रोग्राम है पहले एक को रन करता था, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। और ये आपको नजर आ रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। उसके बाद जो है टाइम शेयरिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। टाइम शेयरिंग में क्या होता था कि आपका मल्टीपल यूजर जो थे उन सारों के प्रोग्राम की रिक्वेस्ट इकट्ठे कंप्यूटर में जाती थी,
और फिर कंप्यूटर डिसाइड करता था कि इनमें से कौन सा रन करना है, एक वक्त पे एक रन करना है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, जहां पे इकट्ठे थोड़ा थोड़ा टाइम सारों को देना है कि यानी थोड़ा पार्ट एक का रन किया, फिर उसे रोक के थोड़ा पार्ट दूसरे का रन किया, फिर उसे रोक दिया, तीसरे का रन किया, एंड सो ऑन। तो ये जो है ये टाइम शेयरिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, और उसमें जो है आपको जो जरूरत पड़ती थी वो मल्टी प्रोग्रामिंग की थी। मल्टी प्रोग्रामिंग जो ऑलरेडी मैंने आपको बात की है, क्या होता है कि आपका एक ही रैम में मल्टीपल प्रोग्राम पड़े होते हैं और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा रन करना है, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि जो रन हो रहा है उसे कौन सी रिसोर्स चाहिए ताकि वो रिसोर्स उसे प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो जब टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है उसमें जितने भी प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को महसूस ऐसे होता है कि शायद पूरे का पूरा कंप्यूटर मेरी ही मलकियत है। यानी आप जब टास्क मैनेजर खोल के देखेंगे क्या क्या रन कर रही है प्रोसेस, तो उन सारों को नहीं पता होता कि मेरे अलावा भी कोई प्रोग्राम रन कर रहा है। उन्हें तो लगता है कि यार शायद मैं ही इस कंप्यूटर पे रन कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी तेजी से डिफरेंट प्रोसेस के बीच में शिफ्ट कर रहा होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या रन हो रहा है। सारों को लगता है कि शायद मेरी ही एप्लीकेशन रन हो रही है, दूसरे की रुकी हुई है। ठीक है, पर इन रियलिटी ऐसे नहीं होता। इन रियलिटी क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस में से आपका सीपीयू जो होता है वो किसी एक को रन करता है, फिर उसे पॉज करके दूसरे को रन करता है, या उसे खत्म करके दूसरे को रन करता है। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। अभी आपको ब्रॉड लेवल पे पता होना चाहिए, अगले लेसन में हम ये बात डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑलराइट, नो सर। थैंक यू। अगला कॉन्सेप्ट है कि आपका रियल टाइम सिस्टम क्या होता है। तो एक चीज है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है, तो उसमें रन करने से लेके रिस्पांस आने तक एक डिले होता है। ठीक है, या कोई सिग्नल दिया आपने या कोई इनपुट दिए, तो वो इनपुट देने और रिस्पांस आने में एक डिले होता है। इसका एक एग्जांपल ले लें, आप लोगों ने जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग की है, तो क्या होता है, आप जब अपने कैरेक्टर को मूव करने के लिए माउस क्लिक करते हैं तो कैरेक्टर फौरन ही उधर पहुंच जाता, थोड़ी देर बाद वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो इस चीज को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। और रियल टाइम सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम सिस्टम का गोल होता है कि रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करना है। यानी रियल टाइम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यू हैव टू मेक श्योर कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत कम हो। अगर रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा हुआ है तो आपको बड़ा सीरियस मसला पड़ सकता है। कोई एग्जांपल देगा रियल टाइम सिस्टम का जहां पे आप चाहते हो कि रिस्पॉन्स फौरन ही हो, यानी मैंने क्लिक किया तो फौरन ही रिजल्ट आ जाए। सर वो कौन? क्या? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं आई। कोई एग्जांपल देगा क्लास रियल टाइम सिस्टम का? आपके ख्याल में ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहां पे टाइम ज्यादा हो गया तो बड़ा सीरियस मसला होगा? क्लास क्या हो गया यार? एनीवे, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका टेलीफोन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, ये VoIP बाय द वॉइस ओवर IP होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैंने कोई बात किया, वो 10 मिनट बाद आप तक पहुंची है, तो हमें बात करने का कोई मजा आएगा? क्या होगा? मैं फिर बंद ही कर दूंगा। मैं कहूंगा कि यार कि 10-10 मिनट बाद मैसेज जाएंगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर ठीक है खत्म करो। एक और एग्जांपल है रियल टाइम सर्जरी का। अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के किसी का ऑपरेशन कर रहा हूं जो कि अलास्का में बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब मैंने उसकी कोई वेन काटी है रोबोट के थ्रू, अब मैं उसे सीने के लिए मैसेज भेजता हूँ, सिग्नल भेजता हूँ, और वो जो है सिग्नल जो है वो 10 मिनट बाद पहुंचता है, तो 10 मिनट में तो सारा खून ही आपका बह चुका होगा। सर वो बंदा ही मर जाएगा फिर। बंदा मर जाएगा। तो रिमोटली कंट्रोल सर्जरी का मतलब है कि मैंने जैसे ही रोबोट को कहे कि इस चीज को सी दो, वो कुछ मिली सेकेंड के अंदर सी दे। अगर 10 मिनट इंतजार करेगा तो बंदा मर चुका होगा।
एक और एग्जांपल असेंबली लाइन का है कि अगर फैक्ट्री के अंदर चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो एक स्पीड पे वो गुजरना होता है उन्होंने। अगर मैंने कोई सिग्नल भेजा है और वो 10-10 मिनट के बाद पहुंच रहे सिग्नल, तो क्या होगा, वो सारी लाइन ही अपसेट हो जाएगी, आगे वाली चीज खत्म नहीं हुई होगी, पीछे वाली चीज उसके अंदर टक्कर मार के घुस जाएगी। ठीक है, पे हवाई जहाज F-16 का एग्जांपल ले लें, जंग हो रही है, ठीक है, और आपका जो पायलट है उसने बटन दबाया है मिसाइल का, और वो बटन का सिग्नल मिसाइल तक 10 मिनट बाद पहुंचता है, तो 10 मिनट में तो आपकी लड़ाई खत्म हो चुकी होती है, अगले बंदे ने मिसाइल मार के अपने घर भी चला गया होगा। ठीक है, तो ये सारे रियल टाइम सिस्टम होते हैं जहां पे यू हैव टू इंश्योर के कोई भी काम किया है तो उसका रिस्पॉन्स इमीडिएट हो। 10-10 मिनट या 10-10 घंटे या 10-10 सेकंड भी ज्यादा हो जाता है, 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम है बाय द वे। ठीक है, तो ये रियल टाइम सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। एनी क्वेश्चंस? आज की क्लास में कॉन्सेप्ट जो है कोई बहुत ज्यादा जो है डेफिनेशन टाइप के है, तो वो बेयर कर लें, अगली क्लास में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि देखिए आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है, पर वो हार्डवेयर कंट्रोल कैसे होती है, यानी मैं एक मशीन रन कर रहा हूं जिसके ऊपर कीबोर्ड लगा हुआ है और डेल का, ठीक है, और मैं डेल की बजाय A4 का कीबोर्ड कनेक्ट कर लेता हूं, तो उसकी वजह से मुझे अपना विंडोज तो नहीं ना चेंज करना पड़ेगा। ये तो नहीं होगा ना कि मैंने कीबोर्ड चेंज किया तो उसके साथ में विंडोज ही पूरा बदल दूं, ऐसे नहीं होता। तरीकाकार क्या होता है कि अगर मैंने कोई हार्डवेयर चेंज की है तो उस हार्डवेयर के साथ उसका एक डिवाइस ड्राइवर भी आता है, और डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, वो बेसिकली कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में एक प्रोग्राम है, यानी कंप्यूटर डिवाइस ड्राइवर के थ्रू हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है। सॉरी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू किसी हार्डवेयर को इस्तेमाल करता है, यानी विंडोज जो है वो कीबोर्ड के डिवाइस ड्राइवर को एक्सेस करके उस कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकता है। मैंने बटन दबाया है तो कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लगेगा कि कौन सा बटन दबाया है, तो उस कीबोर्ड का जो डिवाइस ड्राइवर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये वाला कीबोर्ड दबा था। और सिर्फ कीबोर्ड का मैंने एग्जांपल दिया, और भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपने केबल लगाई हुई है, इंटरनेट केबल, तो उसका डिवाइस ड्राइवर फर्क होगा। अगर आपने वायरलेस कनेक्शन लिया हुआ है तो उसका डिवाइस ड्राइवर फर्क होगा। अगर आपने मॉनिटर लगाए हुए हैं, मॉनिटर LCD है, उसका डिवाइस ड्राइवर फर्क होगा। अगर किसी और कंपनी का मॉनिटर है जो कि LED है, उसका डिवाइस ड्राइवर फर्क होगा। तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसे पता होता है कि किसी भी हार्डवेयर अपना जो जिस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर है, यानी जिस हार्डवेयर का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को पता होता है कि इस हार्डवेयर से इंफॉर्मेशन रिसीव कैसे करके ऑपरेटिंग सिस्टम को देनी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके इस डिवाइस को कैसे देनी है। तो ये डिवाइस ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है। एक और एग्जांपल है माउस का, कि अगर मैं माउस मूव कर रहा हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि माउस की लोकेशन कहां पे है इस वक्त स्क्रीन पे। तो माउस का एक डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो रीड कर रहा होते हैं कि माउस कितना मूव किया है, किस डायरेक्शन में। और माउस की जगह अगर मैं टच स्क्रीन लेता हूं तो उसकी इनपुट कैसे इंटरप्रेट होगी, तो फिर टच स्क्रीन का एक अलग डिवाइस ड्राइवर होता है। और कभी आप देखेंगे कि आपका प्रोग्राम, आपका स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, अच्छी भली चलते चलते उस स्क्रीन का रंग जो है बहुत ही खराब हो गया है। तो अगर किसी के साथ ऐसे हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, वो समझ जाए कि चांसेस आर कि आपकी मशीन तो ठीक है, आपकी स्क्रीन भी ठीक है, पर उसका जो डिवाइस ड्राइवर था वो किसी वजह से करप्ट हो गया। तो अगर आप डिवाइस ड्राइवर को दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो स्क्रीन के जो रंग हैं वो दोबारा से ठीक हो जाएंगे। सर ये ग्लिचेस इसीलिए आते हैं स्क्रीन पे? क्या ग्लिचेस जो होते हैं स्क्रीन पे वो इसीलिए आते हैं फिर? ग्लिचेस इस वजह से भी हो सकता है कि डिवाइस ड्राइवर के अंदर करप्शन हुई है, पर दूसरी ग्लिच ये भी हो सकती है कि स्क्रीन के ऊपर एक काला स्पॉट आ गया है। और वो काला स्पॉट क्यों आया है, क्योंकि वो प्लाज्मा टीवी थी और उसका प्लाज्मा जो है वो खराब हो गया उस जगह पे।
समझ आइए? तो आप जब टीवी खरीदने जाते हैं तो एक चीज आप चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई काला डॉट तो नहीं है, क्योंकि वो काला डॉट पे कभी ठीक नहीं होता। वो फिर डिवाइस ड्राइवर का मसला नहीं था, वो स्क्रीन के अंदर ही वो गैस लीक कर गई है उस बबल में से और वो फिर काला हो गया। समझ आ गई है? तो ग्लिचेस ओके सर। डिफरेंट टाइप की हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकती है। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। सर डिवाइस ड्राइवर वही ड्राइवर्स हैं जो कि हम विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी में किया करते थे इंस्टॉल विंडोज के बाद। यार सॉरी, क्या कह रहे हैं? रिपीट करते हैं, आवाज नहीं आई। सर ड्राइवर्स हम करते नहीं थे विंडोज जब हम इंस्टॉल कर लें उसके बाद ड्राइवर्स हमें करने पड़ते थे इंस्टॉल। ये यस, बेसिकली वही डिवाइस ड्राइवर हैं। ठीक है क्लास, ये अच्छा एग्जांपल है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या कोई नई हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, या तो आप वो खुद करते हैं या वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी आप अगर कभी आपने देखा हो कि कंप्यूटर में आपने पेन ड्राइव इंसर्ट की है तो क्या होता है, वो कोने पे लिखा हुआ आ जाता है इंस्टॉलिंग हार्डवेयर। ठीक है, तो बेसिकली यही काम होता है कि जैसे आपने पेन ड्राइव अंदर डाली है कंप्यूटर के, तो अगर उसे रीड करना आता है तो रीड कर लेगा, अगर नहीं करना आता तो पहले वो पेन ड्राइव की डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल करता है। और क्लास इसमें समझने के लिए आप ऐसे देख लें कि लेट सपोज एक इंसान है, मैं फ्रांस जाता हूं, ठीक है, मुझे उर्दू आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे फ्रेंच नहीं आती, और मैंने किसी बंदे से बात करनी है, उसे फ्रेंच आती है, उसे उर्दू और इंग्लिश नहीं आती, तो अब हम कैसे बात करेंगे? ट्रांसलेटर के जरिए। ट्रांसलेटर के जरिए। मैं किसी वहां पे पाकिस्तानी काफी बसे हुए हैं, तो मैं किसी पाकिस्तानी को कहूंगा कि यार मैं तुम्हारे से उर्दू में बात करूंगा, तुम इस फ्रेंच बंदे से जो है फ्रांसीसी में तर्जमा करके बोल दो, और फ्रेंच बंदा जो बात करेगा तुम्हारे से फ्रांसीसी में, उसे तुम तर्जमा करो उर्दू में और फिर मुझे बता दो कि उसने क्या कहा। तो वो इंसान जो बीच में ट्रांसलेशन का काम कर रहा होता है, वो आप समझ लें कि वो डिवाइस ड्राइवर है। अगर वो ना होता तो मैं अपनी जबान में बोल रहा होता और फ्रांसीसी बंदा अपनी जबान में बोल रहा होता, ना उसे मेरी समझ आती ना मुझे उसकी समझ आती। तो डिवाइस ड्राइवर का मकसद क्या होता है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस जबान में बात करता है और आपकी हार्डवेयर जिस जबान में बात करती है, अब उन दोनों की आपस में बातें कैसे करवानी है, तो बीच में एक एप्लीकेशन आ जाती है जो कि दोनों की बातों को तर्जमा करके दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये डिवाइस ड्राइवर का कॉन्सेप्ट है। और इन सम केसेस ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, इन अदर केसेस आपका जो कंप्यूटर होता है, वो आपका जो डिवाइस होता है, वो आप जब कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाता है। यानी आप अगर कीबोर्ड लगाएं या माउस लगाएं, नया माउस लगाएं नई कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली उसका डिवाइस ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, आपको नहीं करना पड़ता। और अगर डिवाइस ड्राइवर ना होता तो आपका माउस रन ही ना करता। सेम गोस फॉर पेन ड्राइव जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है। और ये डिवाइस ड्राइवर पड़ा किधर होता है? या तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट पे जाके देखते हैं कि जो डिवाइस कनेक्ट हुआ है इसका डिवाइस ड्राइवर कौन सा है, और वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है। या फिर क्या होता है कि आपका जो हार्डवेयर आपने कनेक्ट की है, जो डिवाइस लगाया है, उसके अंदर ही उसका प्रोग्राम भी पड़ा होता है डिवाइस ड्राइवर का। तो जब आप कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम जो है वो आपकी डिवाइस से ट्रांसफर होके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में चला जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसे फिर इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, एक जमाना था जब ये सारी चीजें इंसानों को करनी पड़ती थी। अब ये चीजें जो है आप लोगों की जिंदगी आसान होगी, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। यानी मुझे याद है कि मैं कोई प्रोग्राम रन कोई डिवाइस कनेक्ट करते थे तो सबसे पहले उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता था, डाउनलोड करते थे, ढूंढते थे। अब वो जमाना चला गया, अब ये सारी चीजें ऑटोमेट हो गई होंगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चन? नो। ऑलराइट क्लास, तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हो गया है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हमने जो डिस्कशन करनी है उसके लिए आपको फेच एग्जीक्यूट साइकिल की समझ क्लियर होनी चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने फेच एग्जीक्यूट साइकिल की थी। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस है, वो एग्जांपल है, उस एग्जांपल को खुद ही रन करें। यानी आपने क्या करना है कि हर आइट्रेशन के बाद, हर फेच एग्जीक्यूट साइकिल के एंड पे आपने देखना है
कि प्रोग्राम काउंटर में क्या पड़ा होगा, अक्यूमुलेटर में क्या पड़ा होगा, आईआर में क्या पड़ा होगा और रैम के अंदर क्या पड़ा होगा। ठीक है, तो ये बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इसे एग्जीक्यूट करें, हर आइट्रेशन के एंड पे देखें क्या होगा। ठीक है, जब तक ये हॉल्ट नहीं हो जाता प्रोग्राम। ठीक है, ये करें। यू हैव 6 मिनट्स, उसके बाद फिर इसे डिस्कस करते हैं। मैं फिर एग्जांपल करता हूं इसको। ठीक है, चलें, यू हैव 6 मिनट्स, इस पूरी एप्लीकेशन को आपने रन करना है। चलें, कोई सवाल है तो पूछें। नो सर। ठीक है, इसकी फिर एग्जीक्यूशन करें, देखें कि प्रोग्राम काउंटर, अक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और रैम जो है वो हर आइट्रेशन में कैसे चेंज होगी। चलें,
ऑलराइट क्लास, कितनों का हो गया? रेज हैंड्स। ओके, किसी और का हुआ है? ऑलराइट, गुड। बाय द वे, लाजमी नहीं है कि ठीक हो गलत हो, उसका कोई मसला नहीं है, किया है कि नहीं, बेशक गलती होगी हो, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक्सेलेंट, यानी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। परफेक्ट क्लास, इसके अब मेरे साथ एक चले 2 मिनट और ले लें, उसके बाद फिर मैं इसे सॉल्व करता हूँ। चले 2 मिनट और ले लें। ऑलराइट क्लास, अब देख लें इधर होगा क्या। ठीक है, और ये क्लियर होना चाहिए ताकि एक बार फेच एग्जीक्यूट साइकिल समझ आ गई तो भी बाकी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, और अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है, तो स्टार्ट पे जो है पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस पड़ा होगा, विच इज 357। ठीक है, अब पहली फेच एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होगा, पहली फेच एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होगा कि 357 एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगी, यानी लोड 100 एड्रेस पे जो भी चीज है इनटू द एक्यूमुलेटर, ये इंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, अब ये फेच हो गया, अब इसकी एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि 100 एड्रेस पे जाके जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो एक्यूमुलेटर में लोड होगी। लोड का मतलब है सिर्फ कॉपी करना है। ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर का एड्रेस जो है वो इंक्रीज बाय 1 कर जाएगा, यानी 358 हो जाएगा। तो ये जो है पहली फेच एग्जीक्यूट साइकिल कंप्लीट हो गई। अब क्या होगा, अब अगली आइट्रेशन होगी। 358 एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी होगी, यानी ऐड कंटेंट्स ऑफ 101 टू AC। ओके, ऐड कंटेंट्स ऑफ 101 टू AC, ये मैंने छोटा करके लिखा है ताकि जगह कम थी। ये फेच हो गया, इंस्ट्रक्शन फेच होगी। अब इसकी एग्जीक्यूशन होगी कि 101 एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसे ऐड करना है, लोड नहीं, ऐड करना है एक्यूमुलेटर में। यानी एक्यूमुलेटर में 2 पड़ा हुआ है तो 5 + 2 7, तो यहां पे 7 आ जाएगा। और फिर क्या होगा, इसके एंड पे जो प्रोग्राम काउंटर था उसकी वैल्यू 358 थी, अब वो +1 होके 350, एक्चुअली
359 हो जाएगी। ठीक है, ये जो है दूसरी साइकिल भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी फेच एग्जीक्यूट साइकिल की बारी है। अब क्या होगा कि एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में 359 पड़ा हुआ है, तो वो उस एड्रेस पे आएगा और उस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी हो जाएगी। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या है? स्टोर कंटेंट्स ऑफ AC 200, यानी स्टोर कंटेंट्स अक्यूमुलेटर के किधर स्टोर करना है? मेमोरी लोकेशन 100। 100 और कोई ठीक है, तो ये लोड हो गया। अब इसकी एग्जीक्यूशन होगी, यानी ये फेच हो गया इंस्ट्रक्शन, अब इसकी एग्जीक्यूशन होगी। तो एग्जीक्यूशन के स्टोर द कंटेंट्स ऑफ AC टू एड्रेस लोकेशन 100। 2 आएगा। 2 पड़ा हुआ है, इसकी जगह पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तीसरी साइकिल के एंड पे क्या होगा? प्रोग्राम काउंटर में 359 पड़ा हुआ था, अब वो 360 हो गया। ठीक है, हाँ जी। यार अपने आप को म्यूट कर लिया करें घर में आवाजें देने से पहले, और घर में आवाजें आपको देनी नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ा पोलाइटली आवाज दें। खैर ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में 360 हो गया है। अब क्या होगा? ठीक है, अब जो है आपकी सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर गई हैं, विच मीन के प्रोग्राम हॉल्ट करेगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और रैम में जो भी जगह एलोकेटेड थी इस डेटा के लिए और इस कोड के लिए, वो अब फ्री अप हो जाएगी और कोई और प्रोग्राम इसकी जगह पे कॉपी कर सकता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस जगह पे कोई और प्रोग्राम ले आएगा। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस? तो ये आपने देख लिया कि 1 by 1 एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है आपके फेच एग्जीक्यूट साइकिल में। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? सर एंड से जब एंड होता है तब वो समझा दें, एंड वाला स्टेप। एंड वाला स्टेप, ठीक है। एंड वाला स्टेप क्या है यार? सिंपल है, इस चीज पे आप बिला वजह कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि पिछले लेसन में भी लोग बार बार एंड वाले स्टेप की बात कर रहे थे। तो एंड वाले स्टेप का क्या मतलब है? यहां पे कोई और कोड पड़ा हुआ है? नो सर। नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब है आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया सारा। जी सर। अब इस प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं अगर उसका और इंस्ट्रक्शन रही नहीं है? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है प्रोग्राम अब खत्म हो गया है, खत्म, शुद्ध। अब क्या होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे पता होगा कि प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो सिर्फ वो क्या करेगा, रैम में जो डेटा पड़ा हुआ था इस प्रोग्राम का और जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई थी इस प्रोग्राम की, इन सारों को जो है खाली कर देगा, डिलीट कर देगा। अब अगर कोई और प्रोग्राम रन करना है तो हार्ड डिस्क से वो जब कॉपी किया जाएगा तो वो इन जगहों पे कॉपी किया जा सकता है, क्योंकि ये रैम की जगह अब खाली हो चुकी है। बस ये है और कुछ नहीं है। और बाकी प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा और अक्यूमुलेटर में क्या होगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होगा, तो देखें जब प्रोग्राम खत्म हो गया है तो अब कोई और प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर में उस प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस होगा, IR में जो है जो इंस्ट्रक्शन रन हो रही है उसका एड्रेस होगा, और अक्यूमुलेटर में अगर उस प्रोग्राम को अक्यूमुलेटर चाहिए तो फिर यहाँ पे कोई वैल्यू पड़ी होगी, वरना अगर नहीं चाहिए तो नहीं पड़ी होगी। बस ये है हॉल्ट का मतलब। क्लियर हो गया आपको मुसब? यस सर। ठीक है, बाकियों को भी क्लियर है? ऑलराइट, और किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ था, शाह मोहम्मद आसिम सईद। हाँ जी शाह, चले। एनी अदर क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट देन, ठीक है, अगले सेशन में इंशाल्लाह मिलते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, वो पिछले लेक्चर की वो वीडियो नहीं अपलोड हुई है, वो लिंक और स्लाइड्स भी कर देता हूँ। ठीक है, और कुछ? बस सर। ठीक है, ऑलराइट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।